हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द बैंकिंग गाय। मेरी वीडियो सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि आप सर मेंस लेवल के रिगार्डिंग भी थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी अपनी शेयर करिए। तो ये जो वीडियो है मेरी वो फुली डेडिकेटेड है मेंस सेक्शन के लिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेंस में आपको कब स्विच करना है, कैसे स्विच करना है, और मेंस सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपका वेटेज किस हिसाब से कैसा होता है सबका। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी। बाकी अगर वीडियो ने अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी अब स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए, मैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन से ही स्टार्ट करूँगा। आपको मैंने अपनी रीजनिंग सेक्शन की जो प्रीलिम्स लेवल की वीडियो होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स में आपका वेटेज क्या है। उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको मेंस का भी बता दिया था कि मेंस में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस पर आइएगा। बाकी अब मैं बताता हूँ कि आपको मेंस में स्विच कब करना है रीजनिंग सेक्शन में। देखिए, जब आपके प्रीलिम्स लेवल के पजल आपसे बनने लगें, वो बात लगे आपसे टाइम टेकिंग हो, आपसे टाइम लग के बने, लेकिन आपसे अगर बनने लगें, आपको दिक्कत नहीं हो बनाने में, भले ही 2-3 मिनट आपके ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो उसके बाद आपको मेन सेक्शन पे स्विच हो जाना चाहिए मेंस में। और बाकी आपसे देखिए, माइसलेनियस तो प्रीलिम्स में इजी होते हैं, इतने टफ नहीं होते। जो मेन प्रॉब्लम होती है सबका वो पजल्स में आती है। अगर आपसे पजल की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई तो अब आपको मेंस में स्विच हो जाना चाहिए। बाकी आपको अगर प्रॉपर टाइम में बताऊं तो आपके अगर प्रीलिम्स लेवल मॉक में 20 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, वो आपका क्या कहते हैं, पी हो या क्लर्क हो, तो आपको मेन सेक्शन की तरफ स्विच हो जाना चाहिए। बाकी मेंस में मैं आपको बताता हूँ कि मेंस में आपके क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। देखिए, मेंस में आपका ना पूरा जो एग्ज़ाम होता है वो आपका मेनली 3 सेक्शन पे डिवाइड होता है। एक आपका पजल सेक्शन है, दूसरा आपका माइसलेनियस सेक्शन है, तीसरा आपका क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन है। देखिए, जो ये पज़ल सेक्शन है ना, इसमें पज़ल भी मैक्सिमम 2 तरीके के ही आते हैं। एक आपका आता है न्यू पैटर्न का पज़ल। न्यू पैटर्न पज़ल होता है कि बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं, उसमें डायग्राम भी बना होता है। मैक्सिमम केस में डायग्राम नहीं होता, तो आपको उसमें डायग्राम बनाना पड़ता है एक अलग तरीके का। आप अगर न्यू पैटर्न के पज़ल जब सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि कैसा होता है न्यू पैटर्न का, आपको देख के पता चल जाएगा। बाकी आपके वेरिएबल बेस्ड पज़ल आते हैं। बाकी वेरिएबल में भी आपके 2 वेरिएबल के भी आ जाते हैं, 3 वेरिएबल के भी आ जाते हैं, उससे ज़्यादा के भी आ जाते हैं। देखिए, ये तो आपके पज़ल आते हैं। माइसलिनियस में आपकी देखिए इनपुट आउटपुट आता है, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आती है, क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक वाले आप करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस स्पीड से जा रहा है, इतनी क्लॉक क्या कहते हैं, इतना टाइम है, कितनी देर में पहुंचेगा, कितनी जल्दी पहुंचेगा। ये क्वेश्चन आपको मॉक में मिलेगा क्लॉक वाला। बाकी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया होगा, एक एक 2-2 नंबर में आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन होता है ये तो, लेकिन बाकी इसमें आपसे बस सिंपली सॉल्व कराया जाता है कि एक वर्ड दे दिया जाएगा, वर्ड से आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा नया वर्ड बनेगा। कुछ भी उसमें पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट में आपके डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सब आपके स्टेटमेंट में आ जाएंगे। एक बड़ा स्टेटमेंट होता है, 1 या 2 नंबर में आता है वो क्वेश्चन। बाकी आपकी कोडेड इनइक्वलिटी आती है। आपने प्रीलिम्स में इनइक्वलिटी करी है, अभी ये जो मेंस में इनइक्वलिटी आती है कोडेड टाइप की होती है। इसमें सिंबल होते हैं। आपका लक अच्छा है तो आपको क्या कहते हैं, नॉर्मल इनइक्वलिटी मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको कोडेड ही मिलती है। बाकी आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ इसमें भी आती है मेंस में आपकी, लेकिन जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आती है चाइनीज़ कोडिंग के ऊपर होती है। बाकी आपका डेटा सफिशिएंसी आता है। डेटा सफिशिएंसी हो, इसमें एक और नया पैटर्न आता है, डेटा रिडंडेंसी। आपने डेटा ये बताना सफिशिएंट है या रिडंडेंट है, ये भी आपको बताना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन होता है ये तो आपको अच्छे नंबर दिलाता है ये क्वेश्चन आपका। इसमें आप एक और मैंने जो ऐड कर लीजिए, मैंने ऐड नहीं करा था। आपकी जो आपका ब्लड रिलेशन आता है, ये भी आपका कोडेड वाला आ जाता है इसमें। ये भी आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। इसमें आपके बहुत चीज़ें हैं, अब आप ऐड करना चाहें तो रिवर्स स्लॉगिज्म भी आता है इसमें। ये भी आपके मेंस में है, ये माइसलिनियस में आता है रिवर्स लॉग। बाकी आपके क्रिटिकल में भी, क्रिटिकल के भी मैंने बता दिए थे टॉपिक आपको। कोर्स ऑफ एक्शन वाले आ जाते हैं, कंक्लूजन आ जाते हैं, अजम्पशन आ जाते हैं, इन्फ्रेंस आ जाते हैं, आर्गूमेंट आ जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट आ जाते हैं। बाकी अब बात रही कि इनकी प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है। देखिए, मेन चीज़ ना आपको, मैं आपने अगर प्रीलिम्स में आपके, मैंने पहले ही बता दिया, 20+ मार्क्स आ रहे हैं ना अगर आपके प्रीलिम्स लेवल मॉक में, तो आप मेंस का ना एग्ज़ाम, मेंस के जो आप मॉक हैं वो वीक में ना एक देना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से देना स्टार्ट करेंगे तब आपको आगे जाके बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आरआरबी के एग्ज़ाम में ना, जब आरआरबी का रिजल्ट आता है प्री का, तो उसके बाद मैक्सिमम आपको 20 डेज़ ही मिलते हैं। अब इस 20 डेज़ में आप ये नए तरीके के क्वेश्चन बनाना तब सीख नहीं पाएंगे। ये है आपका सब प्रीलिम्स से ही जुड़ा हुआ, बस ये आपका इसमें क्रिटिकल रीजनिंग है जो थोड़ा आपका अलग हो जाता है टॉपिक। ये तो बाकी सारे हैं आपके प्रीलिम्स से जुड़े हुए, लेकिन ये एक अलग तरीके से हैं।
तो ये इतने टफ होते नहीं हैं, बस इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप तब होगी जब आप प्रीलिम्स लेवल वो हो गया मेंस लेवल मॉक देना स्टार्ट करेंगे। आप वीक में एक मॉक देना स्टार्ट करें, या तो आप फुल मॉक दें, अब वो आपके ऊपर है, आप फुल मॉक उसे डायरेक्ट देना चाहें या आप उसे सबमिट करके देना चाहें, या आप क्या कहते हैं सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं कि हर सेक्शन का एक एक आप सेक्शनल मॉक दे दीजिए, सबमिट करके देना चाहे सबमिट करके दे दीजिए। लेकिन अभी आप ना ये क्वेश्चन देखने की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को रीड करने की। क्वेश्चन में देखिए मेंस में सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है सबसे, कि वो लोग इंस्ट्रक्शन रीड नहीं करते। मेरे से भी बहुत गलती होती थी पहले। आपको जो इंस्ट्रक्शन होते हैं आपको रीड करना आना चाहिए। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जैसे स्लॉग इसमें भी पूछ लेते हैं कि कौन सा आपका फॉलो नहीं हो रहा है, डज़ नॉट फॉलो, लेकिन आपने वहाँ रीड करा नहीं है, आपने लिया जल्दी ये देख लिया कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं, उस पर आपने सीधे मार्क कर दिया। आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पे रीड करने चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से सबसे ज़्यादा गलती होती है। अगर आप मैक्सिमम गलती ना इंस्ट्रक्शन में होती है, इंग्लिश सेक्शन में, वहाँ पे लोग इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं नहीं, और इंग्लिश सेक्शन में इंस्ट्रक्शन से बहुत गलती हो जाती है। इस मारे आपको ना मेन चीज़ मेंस में इंस्ट्रक्शन पहले रीड करें प्रॉपर, आपको उसके बाद आप क्वेश्चन आगे बढ़ें। बाकी अब बात रही जैसे देखिए, अब आप मेंस का मॉक देंगे, जब मेंस का मॉक देंगे तो मेंस के मॉक में ना आपको एक चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी कि आपको एग्जाम में कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं। और पहली बात, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी जब आपका पेपर एग्ज़ाम वहाँ पे होगा तो आपको कौन से क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट करने हैं। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे मैंने मेंस का मॉक देता था, तो मेंस के मॉक में ना मैं सबसे पहले माइसलिनियस अटैम्प्ट करता था। माइसलिनियस में भी ऐसा नहीं है कि अगर इनपुट आउटपुट आ गया तो वही सबसे पहले अटैम्प्ट कर लूँ। इनपुट आउटपुट जैसे आपको देख के पता चल जाता है कि आपसे जल्दी बनेगा नहीं बनेगा। एक इनपुट आउटपुट और एक चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, ये दोनों आपको देख के पता चलते हैं जल्दी बनेगी नहीं बनेगी। अगर ये जल्दी नहीं बनेगी ना तो इसे मैं बाद में अटैम्प्ट करता था, लेकिन एक बार ट्राई करता था इनमें। बाकी क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं ना कि अगर आप इसमें एक बार उलझ गए ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, और एग्जाम में अगर बनेंगे नहीं ना तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हमने इस पर टाइम क्यों बर्बाद करा ज़्यादा। बाकी मैं ना मेन ये जो आपके बाकी ये क्वेश्चन दिए हैं, ये मैं ना माइसलिनियस सबसे पहले अटैम्प्ट करता है। माइसलिनियस में डेटा सफिशिएंसी में बहुत पहले सबसे पहले तो मैं डेटा सफिशिएंसी अटैम्प्ट करता था। बहुत इजी टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी। इसमें देखिए आपके को मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं कि स्टेटमेंट दिए होते हैं, ये पूछ जाता है कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है, कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। सीधे एक सिंपल पजल टाइप का होता है। पजल की कुछ आपके क्लूज ना स्टेटमेंट में दिए होते हैं। ईजी होता है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। आप जब ये मॉक में लगाएंगे ना आपको तब इसका प्रैक्टिस होने लगेगी। बाकी रिवर्स लॉगिन्स में ये बहुत इजी टॉपिक है, इतना टफ टॉपिक है नहीं। बाकी आपकी अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ भी ये भी इजी टॉपिक है। कोडेड इनइक्वालिटी बहुत इजी टॉपिक है। बाकी अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करी जाए माइसलिनियस की, ठीक है। माइसलिनियस मेंस की देखिए सबसे प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है मॉक। आप मॉक दीजिए, मॉक में आपको ये सारे क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी आप फुल्ली अगर मेंस पे फोकस होना चाह रहे हैं कि जैसे आप चाह रहे हैं कि मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, तो आप देखिए प्रैक्टिस मॉक में ना मेंस की 100+ क्विज़ेज़ हैं। वो आपकी माइसलिनियस की भी क्विज़ेज़ हैं, पजल की भी क्विज़ेज़ हैं। आप ना धीरे धीरे एक एक माइसलिनियस की क्विज़, एक एक पजल की क्विज़ आप अटैम्प्ट करना स्टार्ट करें, आपको बेनिफिट मिलेगा मेंस में। बाकी देखिए बात रही है अब क्रिटिकल रीजनिंग की। मैं पजल का आपको बाद में बताता हूँ, पहले क्रिटिकल रीजनिंग बताता हूँ। एक क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे आपका कोर्स ऑफ एक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, और एक टॉपिक होता है आपके कॉज एंड इफेक्ट। ये 3 टॉपिक बहुत ईजी होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। बहुत से लोग क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ के जाते हैं, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि अगर आपको ना पजल वहाँ पे आपके मेंस में बन नहीं रहे ना तो क्रिटिकल रीजनिंग आपको वहाँ पे स्कोर गेन कराएगा। तो क्रिटिकल रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए आप राधे सर की वीडियो देखिए, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। राधे सर ने बहुत अच्छा तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग को यूट्यूब पे एक्सप्लेन करा। ये तीनों टॉपिक हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन और कॉज एंड इफेक्ट। इनका तो अगर क्वेश्चन आ जाना है तो आप छोड़ना मत बिल्कुल। बाकी लेकिन इनकी प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मेंस में भी इनके मॉक में भी क्वेश्चन आते हैं, आप ये मॉक में इनके क्वेश्चन पढ़िए। इसका तो देखिए रीडिंग भी इससे आपकी हैबिट डेवलप होती है। आपका जो मेंस लेवल में इंग्लिश आती है ना उसकी प्रैक्टिस आपकी क्रिटिकल रीजनिंग से भी हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लुएंस वाइज भी क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। तो आप जब क्रिटिकल रीजनिंग देंगे ना तो थोड़ी बार प्रैक्टिस आपकी इंग्लिश की भी वहाँ से हो जाएगी। देखिए ये तो हो गया आपके 2 मैंने सेक्शन बता दिए। बाकी देखिए अब आप रहा तीसरा पजल। देखिए मैं अपना बता रहा हूँ, मेंस के एग्ज़ाम में पजल पहले मैं कभी अटैम्प्ट नहीं करता। मेरा हमेशा रहा है कि पजल मुझसे स्टार्टिंग में बने ही नहीं है। लोग कहते हैं पजल की प्रैक्टिस करिए, मैं कहता हूँ कि आप वीक में 2 से 3 मेंस लेवल पजल, अगर आपने अभी तक मेंस की प्रैक्टिस नहीं करी है तो 2 से 3 मेंस लेवल पजल आप बनाइए वीक में। आप एक दिन में एक बनाइए, एक दिन छोड़ के एक दिन बनाइए, लेकिन आपको बनाना चाहिए पजल, क्योंकि पजल से क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। क्योंकि मेंस लेवल पजल बहुत बड़े पजल होते हैं, आपका बहुत टाइम कंज्यूम होता है उसमें, 2 घंटे भी चले जाते हैं स्टार्टिंग में अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी है। तो न्यू पैटर्न के पजल हैं, वेरिएबल बेस्ड पजल हैं। देखिए अभी आप पे टाइम बहुत ज़्यादा, आप धीरे धीरे मेंस का स्टार्ट करें। कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप बहुत जल्दी मेंस का स्टार्ट करें, सारा प्रीलिम्स छोड़ दें, मेंस ही करते रहें। प्रीलिम्स आपका चल रहा है, मेंस में आप वीकली एक मॉक दीजिए। बाकी
आपको मैंने बता दिया, माइसलेनियस की क्विज लगा लीजिए, हर वीक में आप 2-3 क्विज लगा लीजिए, माइसलेनियस की मोर देन सफिशिएंट है मेंस के लिए। बाकी आप पजल दे दीजिए, पजल सॉल्व करिए 2-3 आप वीक में, ये भी मोर देन सफिशिएंट है अभी के लिए, क्योंकि ये जो अभी मंथ चल रहा है आपका अप्रैल में अभी इतना आप पे लोड नहीं है। अब धीरे धीरे मेंस की तरफ स्विच करिए। अगर आपके मार्क्स 20 प्लस आ रहे हैं, जब धीरे धीरे आप मेंस में स्विच करेंगे ना, तो आपको हैबिट आपकी डेवलप होगी रीजनिंग में कि मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे मुझे सॉल्व करना है, कैसे मुझे सबसे पहले उस पर आपको देखना है कि अब जैसे पजल है, पजल में आपको सबसे मेन चीज़ होती है क्लू। अब मेंस लेवल जो पजल होते हैं, हिंट कह दो आप, क्लू कह दो, अगर आपको देखे 2 हिंट होती हैं, एक तो डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। ये दोनों हिंट होती हैं। अब आपको देखो डायरेक्ट हिंट और इनडायरेक्ट हिंट का आपको पता चल गया होगा अगर प्रीलिम्स लेवल अगर आप पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दोनों हिंट आपको अपनी यहाँ पे नोट करना है। लोग क्या करते हैं मेंस लेवल पजल में ना कि बहुत ज़्यादा लिखने लगते हैं कि पूरा जो लिखा हुआ है सब लिख दिया दूर दूर करके। आपको क्या कहते हैं शॉर्ट में लिखने की इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए मेंस लेवल पजल में। इसलिए देखिए आप अंकुश लांबा सर हैं, इनकी आप वीडियो देखिए मेंस लेवल की, ये आपको बताएंगे कि एक हिंट से दूसरी हिंट कैसे कनेक्ट करी जाती है, कि जो शॉर्ट में लिखा जाता है कि जैसे ए से बी का रिलेशन दिया है, आपने ये नोट कर लिया। अब बहुत से लोग बी से सी का रिलेशन अलग ही नोट कर लेते हैं, उससे नोट करने से अच्छा इसी वाले रिलेशन में आप बी से सी का रिलेशन नोट कर दीजिए, इसी से आप डी का रिलेशन नोट कर दीजिए। तो ये आपको देखिए टाइम भी कम इसमें कंज्यूम होता है, स्पेस भी आपका कम गिरता है, क्योंकि मेंस लेवल में ना हिंट बहुत होती हैं। अब आपने पूरा पेज आपकी हिंट से भर गया, अब बाद में जब उसे कंप्रीहेंड करने लगते हैं आपको उस पर समझ में ही नहीं आता कि कौन सी किस हिसाब का आपको कनेक्ट करनी है। अगर आप यहाँ पहले से ही कनेक्ट करते हुए चलेंगे ना, तो बाद में आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब मेंस लेवल मैंने आपको देखिए, रीजनिंग तो आपका हो जाएगा मेंस लेवल में, इतना दिक्कत नहीं करती है रीजनिंग। तो रीजनिंग की तो मैंने आपको प्रॉपर थोड़ा बहुत बता दिया, इस हिसाब से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी करिए। अब देखिए जो मेन सेक्शन है ना, जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो क्वांट सेक्शन होता है। क्वांट में देखो उनको प्रीलिम्स में भी दिक्कत आती है और मेंस में भी दिक्कत आती है। मैंने पहले अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वांट में आपको स्विच कब करना है, कि देखिए आपके जब प्रीलिम्स लेवल में आपके पीओ प्री में 20 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और क्लैरिकल प्री में आपके 25 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ना क्वांट की प्रिपरेशन मेंस के लिए स्टार्ट कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मेंस में स्विच कर दीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए। जैसे आपने रीजनिंग की मैंने बताई, आप वीक में एक मॉक दीजिए, एक मॉक फुल मॉक दीजिए, उसमें आपके तीनों सेक्शन में आ जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। या आप सेक्शनल मॉक दीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप मॉक जरूर दीजिए। इसमें आपको क्वेश्चन पता चलेंगे कि मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे उनको आपको अटैक करना है स्टार्टिंग में। अब देखिए आपने जैसे मैंने बता रहा हूँ मैंने कैसे स्टार्ट करी थी। जब क्वांट सेक्शन की तरफ मैं स्विच करा था, तो मैंने सबसे पहले सॉल्व करा था। मैंने जो क्वांट में ना सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट करा था, मैंने स्टार्ट करा था प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर थे, जैसे 19 के, 20 के, 21, इन सब के मैंने प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखी। सबसे पहले अपना मेंस दिया था IBPS PO का, वो दिया था मैंने 2022 में। ये हमारा हुआ था जनवरी में, तो ये 2022 की वैकेंसी के लिए आया था। तो इसमें मेरा मेंस क्लियर भी हो गया था, लेकिन मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि मेंस में तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब दूसरा मैंने मेंस दिया अभी इस साल 2023 वाला, ये एग्ज़ाम इसका हुआ था 2022 के नवंबर में। हाँ, नवंबर में ही हुआ था ये एग्ज़ाम। तो मैंने जो प्रैक्टिस सबसे पहले स्टार्ट करी थी कौन सेक्शन की, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर पेपर। जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो मुझे ये पता चला कि एग्जाम में ट्रेंड क्या चल रहा है, किसके क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग भी देख लीजिए, आपको टेलीग्राम में बहुत सी ग्रुप है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, वहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करा दूँगा कि कैसे पेपर आते हैं। बाकी अब बात रही आपका, जब प्रीवियस ईयर पेपर आपने देख लिया, थोड़ा बहुत सॉल्व करना स्टार्ट करिए। बाकी उसके साथ आप DI, अब मैं आपको ये बताऊं कि मेंस में आता क्या क्या है, क्या कहते हैं क्वांट में। आपको देखिए DI आती है। DI आपकी मेनली होती है अरिथमेटिक बेस। अरिथमेटिक में भी आपका सिंपल रेशियो होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें आपका रेशियो इन्वेस्टमेंट। बाकी आपके जो अरिथमेटिक और जो टॉपिक आते हैं, आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर भी DI आ जाती है, वर्क के ऊपर भी DI आ जाती है, टाइम एंड वर्क के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी DI आ जाती है। मुझे याद है 2022 में एक DI प्रोबेबिलिटी के ऊपर आई थी। बाकी आपकी मेंसुरेशन के ऊपर भी DI आ जाती है। तो ये तो देखिए, अगर आपके अरिथमेटिक थोड़े, अब मैं इसी मारे कहता हूँ कि आप ना सबसे पहले अरिथमेटिक के सारे चैप्टर कंप्लीट करिए, क्योंकि जो DI आती है, DI इतनी टफ नहीं आती है, सिंपल अरिथमेटिक होती है। मैं तो इवन कहूँगा जो DI के क्वेश्चन इसमें आते हैं ना, वो आपके जो प्री में अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं उनसे ईजी बैठते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको DI को आपको समझ में नहीं आता कि कोर पॉइंट है क्या DI का। मैंने आपको पहले DI की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है। DI की अंडरस्टैंडिंग कैसे, आपने जैसे DI आपके सामने खुली, तो मेन चीज़ आप उसका ये निकालिए कि करना क्या है उस DI में।
बाकी क्वेश्चन तो ईजी होते ही हैं, बाकी मेन चीज़ होती है डीआई को डेसिफर करना, क्योंकि डीआई को कहना क्या चाह रही है कि डीआई में आपसे जो कोर पॉइंट होता है, आपको कोर पॉइंट उस डीआई का निकालना। जैसे एक आपको कोई एक डीआई का डायग्राम दे दिया, बाकी उसमें आपकी थ्योरी लिखी होगी ऊपर, आप पहले उस थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे, थ्योरी आपसे कहना क्या चाह रही है। थ्योरी में थोड़ी बहुत हिंट होती है, उसे सॉल्व करिए। उस पर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन थोड़े इतने ज़्यादा टफ नहीं होते, बस मेन चीज़ होती है आपको डीआई पहले अंडरस्टैंड होनी चाहिए। आपको डीआई समझ में आई नहीं आई, अगर आपको डीआई ही नहीं समझ में आ रही है, आप क्वेश्चन उसके सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे मेंस में। तो ये देखिए, ये प्रैक्टिस तो आपकी डीआई सॉल्व करने से ही होती है। बाकी एक आपकी इसमें आती है लॉजिकल और कंडीशनल डीआई। जैसे एक आपने शायद देखा होगा प्रीलिम्स में कभी आपके सामने आया, टिल नाउ करके क्वेश्चन आते हैं। टिल नाउ, इसमें आपके वीक में भी टिल नाउ आ जाता है, आपके प्रॉफिट लॉस में भी टिल नाउ के क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल और कंडीशनल में ही डीआई आती है। देखिए ये तो डीआई थोड़ी टफ होती है, मैं हमेशा स्किप करता हूँ, ये तो मैंने अटैम्प्ट कभी करी नहीं। बाकी आपका रहा अरिथमेटिक सेक्शन। अब अरिथमेटिक में इसमें सिंपल अरिथमेटिक नहीं आती प्रीलिम्स जैसी, आते हैं क्वेश्चन लेकिन इतने नहीं आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम आती है जैसे आपके प्रीलिम्स में आती थी, वो तो आपको पता ही है। बाकी अब आते हैं स्टेटमेंट पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें 2-3 क्वेश्चन आपके ऐड हो गए। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप एक तरीके से केसलेट में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो केसलेट एक इसमें अलग तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, कि आपको 3-4 अरिथमेटिक के क्वेश्चन है, उन्हें मिला के एक पैराग्राफ बना दिया, उसमें आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए गए। केसलेट टाइप की एक डीआई होती है ये अरिथमेटिक में ही काउंट करी जाएगी। इसमें आपका डेटा स्वैप भी आता है। डेटा स्वैप जैसे आपको एक पूरा पैराग्राफ दे दिया, उसमें ये कुछ जगह पे आपको डेटा दिया है कि यहाँ डेटा दिया, यहाँ डेटा दिया, यहाँ डेटा दिया ABC करके, तो आपको डेटा की वैल्यू देनी है। उसके बाद आपको नीचे आपको और जो आपके नीचे ऑप्शन होते हैं उसमें दिया होता है कि आपको कैसे अरेंज करना है, जैसे ABC करके, CBA करके। ये न्यू पैटर्न क्वेश्चन होता है, ये कभी कभी आपको मिल जाता है। इसकी प्रैक्टिस आपको मेंस लेवल जब आप मॉक लगाएंगे ना, तब आपको दिखेगी। आपको ये क्वेश्चन भी तभी दिखेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको नॉर्मली किसी टीचर के कंटेंट में नहीं मिलते हैं, या तो आप मेंस लेवल का कोई कोर्स आपने ले रखा है तो प्रॉपर आपको क्वेश्चन वहाँ दिखेंगे, नहीं तो आप मॉक लगाइए, ये क्वेश्चन आपको तब वहीं मिलते हैं। या आपको क्वेश्चन ऐसे फ्री में अवेलेबल नहीं होंगे, क्या कहते हैं आपको, क्योंकि आप चाहें कि यूट्यूब पे ऐसे सर्च हो जाए इतने सारे क्वेश्चन, नहीं, आपको फ्री में नहीं होंगे ये अवेलेबल। आपको ये क्वेश्चन मेनली मॉक्स में ही मिलेंगे। मॉक आप जितने ज़्यादा देंगे उतने नए पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। बाकी इसमें डेटा स्वैप मैंने बता दिया। फिलर्स आते हैं, फिलर्स भी सिंपल ऐसी होता है, पैराग्राफ होते हैं, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ फिल होगा, ऐसे करके आपके ऑप्शन में होते हैं। फिलर्स होते हैं Q1 Q2 Q3 होता है। एक क्वांटिटी कंपैरिजन की 3 क्वांटिटी होती हैं, तीनों को आप सॉल्व करिए। उसके बाद जो आपको बैठे कि Q1 बड़ा है, Q2 बड़ा है, Q3 बड़ा है। बाकी डेटा सफिशिएंसी आपकी इसमें भी आती है। देखिए जो क्वांट की डेटा सफिशिएंसी होती है ना, वो मुझे रीजनिंग से इजी लगती है, क्योंकि ना इसमें बहुत से लोग ना पूरा सॉल्व करने बैठ जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है या नहीं। अगर आपको मेथड पता है ना कि इसको, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपको मेथड पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, अगर वो ज़रूरत आपको चीज़ें वहाँ पर दी हैं क्वेश्चन में, तो आपको मतलब डेटा सफिशिएंट है, आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं दिया तो नॉट सफिशिएंट आ जाएगा आपका। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है डेटा सफिशिएंसी में। इसके लिए ना आप आशीष अरोरा सर का मेथड देखिए, इसमें यूट्यूब में क्लासें मिल जाएंगे आशीष सर की डेटा सफिशिएंसी की, आप वो देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कराया है इसका। आप वो पूरा सॉल्व नहीं करा तो डेटा सफिशिएंसी मेंस में अगर डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले मैं क्वांट में यही अटैम्प्ट करता हूँ। आपकी केसलेट हो गई, बाकी आपके वन लाइनर आते हैं। वन लाइनर में आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब आपका प्रीलिम्स लेवल ही है। इसमें थोड़ा आपको एडवांस करके दे दिया जाता है कि बाकी जैसे मैं एक बता दूं, नंबर सीरीज़ में एक नंबर सीरीज़ आपकी दे दी, उसमें लास्ट आपकी वैल्यू आपसे पूछी, आपने निकाल दिया, उसी में एक और क्वेश्चन ऐड होता है कि जो ये आपकी वैल्यू निकली है, ये एक आपने नई नंबर सीरीज़ बनानी है आपको, तो उसका ये पहला आपका ये इसका जो पहला वो है क्या कहते हैं पॉइंट, उसका ये आपका जो आंसर निकला ये है। और वही वाली जो आपकी पहली नंबर सीरीज़ है, उसमें जो आपका मेथड से जो नंबर सीरीज आगे आपकी बढ़ रही है, उसी मेथड से आपको इसको आगे बढ़ाना है। फिर जो लास्ट वैल्यू आएगी वो बताइए, 7th स्टेटमेंट, 6th स्टेटमेंट। ये देखिए जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये आपको तब पता चलेगा क्वेश्चन होता कैसा है। ये आते हैं क्वेश्चन बहुत, ये क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होंगे जैसे जब आपकी प्रीलिम्स लेवल की इनकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते ये। लेकिन मेन चीज़ होती है देखिए अंडरस्टैंडिंग। मेंस में तो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्वेश्चन आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है मेंस में, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी मायने मेन चीज़ आप क्वेश्चन रीड करने की अपनी हैबिट डाली है। बहुत से लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो आप हिंदी मीडियम वाले अपने हिंदी में रीड करने की हैबिट डालें, इंग्लिश मीडियम वाले अपने इंग्लिश में रीड करने की हैबिट डालें। जब आपको मेन ये पता चलेगा कोर पॉइंट की क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे मेंस के केस में। प्रीलिम्स तो आसान रहता है, डायरेक्ट डीआई होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में तो ये डीआई में भी एक क्वेश्चन होता है, सबसे पहले वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो डीआई के 5 क्वेश्चन दिए होते हैं आप उन्हें अलग से सॉल्व करेंगे। तो अब आपका ना जैसे अब ये मैं तो बता दिया कि आपका सिलेबस बता दिया कि क्वांट का सिलेबस है क्या। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है,
देखिए मैंने आपको बता दिया कि एक मेंस का मॉक दीजिए, आपको अभी बतेरा टाइम है, अभी आप वीक में एक मॉक भी दे देंगे ना, मंथ में आपके 4 मॉक भी हो जाएंगे तभी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि अभी आपका मेंस का एग्ज़ाम है ही नहीं। मेंस का एग्ज़ाम जो आपका आएगा वो अगस्त लास्ट या सितंबर में ही होगा, तो अभी आप पे बहुत टाइम है। प्रीलिम्स की आप अपनी प्रैक्टिस करिए, कोई आपसे कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आपके प्रीलिम्स में डिसेंट मार्क आ रहे हैं तो आप मेंस की प्रैक्टिस अभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एंड में आपको बहुत दिक्कत आएगी। बहुत से लोग की ये माइंडसेट होता है कि पहले प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद हम मेंस का करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। 20 दिन मिलते हैं, आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी दे देंगे ना, तो आपने अगर आरआरबी का एग्ज़ाम प्री दे दिया ना, तो उसके बाद वही नोटिफिकेशन आ जाएगा आईबीपीएस के प्री का, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा आरआरबी के मेंस की प्रिपरेशन करने का, आप वहाँ पे फिर आईबीपीएस के प्री के लिए लग जाएंगे। तो इसी मारे अभी से मेंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अब बात रही अगर जिन्हें अलग अलग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, प्रैक्टिस मॉक में मैं देखो प्रैक्टिस मॉक बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया ऐप लगी प्रैक्टिस मॉक। सबसे अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस मॉक में आपको सेक्शनल मिलते हैं। बहुत सी मॉक ऐसी हैं कि आपको खाली आपको फुल मॉक मिलेगा, सेक्शनल के लिए आपको अलग से पेड करना पड़ता है। प्रैक्टिस मॉक में ऐसा नहीं है, आपको सेक्शनल आपको साथ में मिलते हैं, उसके साथ आपको फ्री क्विज़ेज़ मिलती हैं। अब आप मॉक परचेज़ करें ना करें, फ्री क्विज़ेज़ सबके लिए अवेलेबल है। फ्री क्विज़ेज़ में भी बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आप प्रैक्टिस मॉक में फ्री क्विज़ेज़ है, अगर जिन पे नहीं है प्रैक्टिस मॉक, फ्री क्विज़ेज़ लगाइए। डीआई की भी फ्री क्विज़ेज़ हैं और अरिथमेटिक की भी फ्री क्विज़ेज़ हैं। आप डीआई अरिथमेटिक की फ्री क्विज़ेज़ लगाइए। बाकी आप मॉक तो एक दे ही रहे हैं, अगर आपका मन करे थोड़ा बहुत और करने का तो डीआई और अरिथमेटिक की फ्री क्विज़ेज़ लगाना स्टार्ट करिए, वहाँ की आपकी प्रैक्टिस करिए। जितनी देखिए आप जितना ज़्यादा मेंस में तो ऐसा है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन दिखेंगे और आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता मेंस में डीआई कैसी आती है। मेंस में डीआई कभी कभी डायग्राम वाली आ जाती है, वो भी डायग्राम वाली ऐसी होती है आप डेसिफर कर ही नहीं पाएंगे। मुझे याद है 2022 का जो एसबीआई का एग्ज़ाम था उसमें एक लॉजिकल डीआई आई थी। बात वही है कि आप नए पैटर्न की थी, मैंने कोशिश करी मुझसे नहीं बनी। आपको देखिए डीआई की अंडरस्टैंडिंग आपकी तब डेवलप होगी आप जब डीआई बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे। बाकी अब मैं अपना बताता हूँ मैं मेंस क्वांट का अटैम्प्ट कैसे करता था। मेरी अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग थी, मैं अरिथमेटिक के चक्कर में ही मेरा हमेशा मेंस क्लियर हुआ है क्वांट का। जहाँ आप ये समझें कि इतनी टफ क्वांट आई थी, क्या कहते हैं, अभी मैं इस साल की बता दे रहा हूँ, IBPS PO में 2.25 कट ऑफ गई है जनरल की, मतलब लोगों के 2.25 मार्क्स लाना मुश्किल हो रहे थे, इतनी टफ क्वांट आई थी। तो ऐसे में ना मेरी प्रैक्टिस इस हिसाब से है कि क्वांट कैसी भी आए मुझसे डिसेंट मेरे मार्क्स आ जाते हैं, इसमें भी मेरे 10.25 मार्क्स आए हैं। तो मैं ऐसा नहीं है कि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा टॉपरों वाली थी, मैं टॉपर में कभी था भी नहीं, मेरी थी एवरेज प्रैक्टिस कि मुझे अपने सिर्फ सेक्शनल निकालने हैं, मार्क्स ऐसे लाने हैं कि मेरी फाइनल कट ऑफ निकल जाए और अच्छे मार्क्स से निकले। वो मेरी इस बार भी हुआ, मेरे 2 एग्ज़ाम इसी हिसाब से निकले हैं। मैंने अपनी अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करा, बाकी मैंने जो डीआई थी, डीआई मैं इतनी कर लेता था कि मेरे यहाँ पेपर में देखिए जब पेपर टफ आता है ना, पेपर सबके लिए टफ आता है। ये जो 2.2 मार्क्स वाला है, अब ये जो पेपर था ना, ये मेरे लिए अकेले के लिए टफ नहीं था, ये सबके लिए टफ था। तो इसमें ऐसे में आपका मैटर करता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि कोई भी आपने अच्छी खासी डीआई लगाई है ना, तो टफ पेपर में भी आप थोड़े बहुत मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती ना ऐसे एग्जाम में, तो आपके 6 से 7 मार्क्स तो आराम से आ जाते। पेपर इतना टफ वो भी नहीं था कि आपके 2 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग के 2 मार्क्स भी नहीं आ पाए, इसी मारे कट ऑफ इतनी कम गई है। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से डेवलप करनी है कि आपके मार्क्स आने लगें। पेपर कितना भी मॉडरेट आ जाए तो वो मॉडरेट आपके लिए मॉडरेट नहीं होगा, मॉडरेट सबके लिए मॉडरेट होगा। और जब वो सबके लिए मॉडरेट है तो आपको बस इतना होना चाहिए। देखो ये ना आपको प्रैक्टिस आपकी होती है मेंस लेवल मॉक से ही। अब जब मेंस लेवल मॉक अच्छे खासे आपने लगाए होते हैं ना, तो आपको ये पता होता है कि पूरे पेपर में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। मेंस आपका जो गेम है वो आपका सिलेक्शन का गेम है, क्वेश्चन सिलेक्शन का, कि आपने क्वेश्चन कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर आपने क्वेश्चन गलत सेलेक्ट कर लिया तो भाई आपका टाइम गलत हो गया, बर्बाद हो गया। आपको क्वेश्चन प्रॉपर सेलेक्ट करना है कि हाँ ये मैं क्वेश्चन बना पाऊँगा। भले ही आप उसमें देखिए आपको पूरा टाइम मिलता है, भले ही आप उसमें 10 से 15 मिनट लगा दें, लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन उठा लिया तो वो आपसे बनना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आपसे 10 से 15 मिनट आपके बर्बाद हो गए। ये देखिए मैंने क्वांट का आपका थोड़ा ब्रीफ में बता दिया। बाकी देखिए आप लोग जब क्वांट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे ना, आपको खुद पता चलेगा क्वांट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। कि ऐसे देखिए कोई किसी को पूरा सिलेबस नहीं पता होता क्वांट का, कुछ भी आ सकता है, नए पैटर्न के नए क्वेश्चन बन जाते हैं क्वांट में। लेकिन ये जो मैंने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन बताया ना, ये तो मैक्सिमम मिल ही जाते हैं आपको क्वांट के एग्ज़ाम में, मेंस में। ये आपका क्वांट का हो गया। बाकी देखिए इंग्लिश का, इंग्लिश में देखिए आपकी 2 ही चीज़ें होती है, एक आपका रीडिंग कंप्रहेंशन होता है, एक आपका मैसलेनियस होता है। आप कहा एक और चीज़ आप रख लो, पैराजम्बल। अब देखिए जो इंग्लिश में आते हैं ना मेंस लेवल, तो वो आपकी अगर प्रीलिम्स की प्रैक्टिस अच्छी है ना तो मेंस भी आपसे बन जाता है। इंग्लिश में इतना टफ नहीं होता। इंग्लिश में मेन चीज़ है अगर आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस नहीं है तो मेंस भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप इंग्लिश में तो मैं कहता हूँ कि आप वीक में 2 तो मेंस के सेक्शनल दे ही दीजिए।
इसके क्या देखिए, अगर आप मेंस के सेक्शनल भी देंगे ना तो आपकी प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती रहती है। सब वही चीज़ है इंग्लिश में, कोई नई चीज़ नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश के लिए तो कोई अलग से क्या कहते हैं, मेंस के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी है, मेंस की भी आपकी साथ में हो जाएगी। बस कुछ चीज़ें आपकी बढ़ जाती है माइसलेनियस में, जैसे आपकी फ्रेजल वर्ब हो गई और एक आपका इडियम्स हो गया। इडियम्स आपका प्रीलिम्स में नहीं आता, ये आपका मेंस में ही आता है। बाकी इंग्लिश में सब आपका वही है जो आपका प्रीलिम्स में आता है, बस उसको आपने लेवल बढ़ा दिया। प्रीलिम्स में आपका फिलर आते हैं तो सिंगल फिलर आता है, तो मेंस में आपका डबल फिलर ट्रिपल फिलर आ जाता है। सब वही चीज़ें हैं। अब जैसे पैराजम्बल है, पैराजम्बल में ये आरसी कंबाइंड आता है आज के टाइम पे, इसी में ही आपके फिलर्स के आ जाते हैं। पैराजम्बल में 5 क्वेश्चन होते हैं। पहले आपसे कहा जाता है कि इन 5 क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं, ये आपको अलग दे दिया, ये आपने सॉल्व कर दिया। इससे आपका पैराजम्बल के 5 स्टेटमेंट आपके तैयार हो गए। उसके बाद इन 5 स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया कि लास्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा, ये भी आप इसमें निकाल देंगे। इसी में ऐसा होता है कि फाइनल स्टेटमेंट की जो आपका स्टेटमेंट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उससे भी एक इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन ऐड हो जाता है। तो आपका जो पैराजम्बल भी आता है ना, वो आरसी कंबाइंड ही आता है आज के टाइम पे। तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी जब आप मेंस लेवल मॉक देंगे। आप मेंस के मॉक जितने दें, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी है। इंग्लिश में तो मैं कहूँगा कि अगर आपकी प्रीलिम्स भी अच्छा नहीं है तो आप मेंस के दे दिए स्टार्टिंग से, कोई परेशानी नहीं है। मेंस आपका प्रीलिम्स की प्रैक्टिस को हैम्पर नहीं करेगा। अगर आपकी मेंस की प्रैक्टिस अच्छी होगी ना इंग्लिश में, तो आपका प्रीलिम्स तो और ईजी लगने लगेगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्या कहते हैं, बैंकिंग में, कि आप अगर प्रीलिम्स की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तब भी आप मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब वही चीज़ें हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही हार्ड लेवल रीडिंग कंप्रहेंशन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो प्रीलिम्स वाला आपको ईजी लेवल वाला तो आपको वैसे ही आसान लगेगा। तो बस इंग्लिश की तो आप साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी ये वीडियो रही आपकी पूरी मेंस लेवल प्रैक्टिस की। आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।